हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 16 एम यूपीएससी, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए। करंट का एमसीक्यू 10 क्वेश्चन आज के लेंगे और थोड़ा डीप में एनालिसिस करेंगे। जनरल नॉलेज की भी माहिती मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा गया है। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो क्या ये सार्क राष्ट्र द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। दूसरा क्या है कि इसका उद्देश्य विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिए जा रहे तकनीकी सहयोग में सहायता करना है। तीसरा क्या है कि इस वर्ष 2014 यानी कि 2014 में फोर्टोलेजा में आयोजित सम्मेलन में स्थापित किया गया था। या फिर तीनों के तीनों कथन सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए पूछा गया कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए हाल ही में न्यू डेवलपमेंट द्वारा भारत में 741 मिलियन डॉलर की अवसंरचना परियोजना की मंजूरी दी गई है, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स राष्ट्र यानी कि ब्रिक्स कौन से राष्ट्र आते हैं, देखो ब्रिक्स BRICS यानी कि ब्राजील, रूसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका द्वारा संचालित है, ठीक है। बहुपक्षीय विकास बैंक है, ठीक है। मतलब इन पांचों ने मिलकर ये बैंक मतलब बनाया है, ठीक है। और विश्व के 5 उभरते बाजारों में आर्थिक से अधिक वित्तीय और विकासात्मक सहयोग देने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है। विश्व में 5 उभरते बाजारों में अधिक से अधिक वित्तीय और विकासात्मक सहयोग, पैसों की मतलब वित्तीय मतलब पैसों की सहायता, फाइनेंशियल हेल्प करना, डेवलपमेंट के लिए हेल्प करना। तो इसके एम ये है, एम इसका एडीबी का, ठीक है। अब 2014 में क्या हुआ कि ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित 6th ब्रिक्स सम्मेलन में इसे स्थापित किया गया था। तो ये तो फैक्ट हो गया। और अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा, देखिए ब्रिक्स। देखिए फॉर्मेशन कब हुआ था, 2009 में। टाइप इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। मेंबरशिप 5 स्टेट, जो ब्रिक्स के 5 स्टेट है अपने वो है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, पोर्टुगीज, रशियन, हिंदी, माड्रियन एंड इंग्लिश, ठीक है। स्टेट लीडर्स कौन है, जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस देश के होते हैं वो है, देखिए जेल बोल्सोनारो, व्लादिमीर पुतिन रशिया, नरेंद्र मोदी जी अपने भारत के, शी जिनपिंग चाइना, श्री रामपोसा साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये है ब्रिक्स, ठीक है। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है जो आप याद कर लीजिएगा थोड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लोगों को उनकी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पूछा गया है। दूसरा क्या है कि अवमानना कानून यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उपयोग केवल न्यायालय की गरिमा को कम करने और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए किया जाता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है, 1, 2 या फिर दोनों, या तो नहीं 1 और नहीं 2। क्या ये आर्टिकल जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये आंसर देखते हैं। आंसर है ए, यानी कि पहला कथन सही है, यानी कि दोनों आर्टिकल जो है वो इससे ही संबंधित है, 129 और 215 के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों लोगों को उनकी अवमानना के लिए दंडित कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा वो जोली एलबी पिक्चर नहीं आता है, उसमें जो जूता फेंकते हैं ऐसे, मतलब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये कोर्ट उसको बोला जाता है, ठीक है। कोर्ट की बात न मानना, फिर जो कोर्ट का ट्रायल मतलब ट्रायल हो तब पेशी ना होना उसकी, मतलब आना नहीं कोर्ट में, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसके लिए मतलब कोर्ट दंड लगा सकता है,
मतलब कुछ भी पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, देखिए हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने आपराधिक न्यायालयी अवमानना मामले में एक वकील को दोषी माना है। एक वकील को दोषी माना है किसने? गुजरात हाई कोर्ट ने। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय लोगों को उनकी अवमानना के लिए दंडित कर सकते हैं। तो पहला कथन अपना सही हो गया। अब देखिए, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के तहत उच्च न्यायालय और अपने अधीनस्थ न्यायालय को अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। न्यायालय अवमानना एक्ट 1971 की धारा 10 के तहत उच्च न्यायालय अपने हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। फिर से एक बार पढ़ना, देखिए 1971 एक्ट, ठीक है, की धारा 10 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय के अपने के नीचे न्यायालय जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट, उसकी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। देखिए, अवमानना कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है कि न्यायालयीय आदेशों को न मानने वाले लोगों को दंडित करना। न्यायालय के जो आदेश दिए हैं उसको न मानना, तो उसके लिए सजा या दंड की प्रावधान है। देखिए, भारतीय संदर्भ में अवमानना कानून का उपयोग ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने के लिए भी किया जाता है जो न्यायालय की गरिमा को कम करते हैं और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं। देखिए, अभी का लाइव जो मतलब करंट का एग्जांपल देखे तो प्रशांत भूषण जी, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि उसके बारे में बुरी बात करना या फिर कोर्ट की गरिमा को हानि पहुंचाना, ये होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाण यानी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में, सर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पर्यटकों के लिए समुद्र तटों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्य वातावरण एवं अन्य सुविधाओं से युक्त समुद्र तट के रूप में चिन्हित करता है। दूसरा क्या है कि डेनमार्क में स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बताइए सही कौन सा है? एक दो न तो एक और नहीं है। तो देखिए, अभी मतलब हाल ही के कुछ दिनों में एक जगह को मतलब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है। तो ये क्वेश्चन करंट क्या हो जाता है कि क्या होता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, और जो बीच वगैरह होते हैं, जो तट के राज्य होते हैं अपने भारत के, तो उसको मतलब मिलता है सर्टिफिकेशन। देखिए देखिए कौन सा कथन सही है? दोनों के दोनों कथन सही है। पहले ये देख लेते हैं। देखिए, भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये। देखिए, ब्लू फ्लैग एक इको टूरिज्म मॉडल है जो पर्यटकों के लिए समुद्र तटों को साफ करना, समुद्र के जो तट है उसको साफ और नहाने के लिए स्वच्छ पानी, एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाना, कचरा ना होना, पोल्यूशन ना होना, ठीक है, कचरा ये सब ना होना, तो उसके लिए सुविधाओं से युक्त समुद्र तट के रूप में चिन्हित करता है। देखिए, फ्रांस में वर्ष 1985 में शुरू हुआ और यूरोप में 1987 से लागू हुआ। शुरू हुआ फ्रांस में वर्ष 1985 में और लागू कब से हुआ? 1987 में यूरोप में। ठीक है, और 2001 से साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद से यूरोप के बाहर के क्षेत्रों में लागू हुआ। देखिए, 2001 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद से यूरोप के बाहर के क्षेत्र में भी लागू हुआ। देखिए, पर्यावरण शिक्षा और सूचना क्या बोलते हैं इसके मानदंड क्या है? ठीक है, तो पर्यावरणीय शिक्षा, ये सूचना, स्नान जल गुणवत्ता कैसी है, पर्यावरण प्रबंधन कैसा है, संरक्षण और सुरक्षा और सर्विस कैसी है, सेवाएं वहां कैसी है, तो ये सब उसके मानदंड है। ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क में स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये बहुत जरूरी है, तो याद रखिएगा कि किसके द्वारा दिया जाता है? फाउंडर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। देखिए, पुरी को कॉन्ग्रेचुलेशन, पुरी ब्लू फ्लैग गोल्डन बीच देखिए पुरी को मिला है
देखिए 13 which is the ministry has embarked upon a program for blue flag certification for 13 beaches in the country. The selected beaches are Kogla beach, Shivrajpur beach, Bhogave, પછી પડુબિદ્રી એન્ડ કાસરગોડ, પછી कपड़ बीच, कोलवान बीच, ईडन बीच, ये सब बीच है देखिए। दिस सर्टिफिकेट इज accorded by the international agency foundation for environment education Denmark based on 33 strength criteria। ठीक है, 33 क्राइटेरिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ज्ञान सर्किल वेंचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए कथन पर। ठीक है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है अपना। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंट्रीब्यूटर्स है जो उद्यमियों के नवाचार और स्टार्टअप्स के विकास के लिए निवेश और बुनियादी ढांचे और परामर्श द्वारा सहायता प्रदान करेंगे। और दूसरा क्या है कि इनका वित्त पोषण कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो पूछा गया कौन सा कदम सही नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है ज्ञान सर्किल वेंचर्स। देखिए एक और दो नहीं, एक और नहीं दो। तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल बी है जो सही नहीं है। आइए देख लेते हैं। देखिए अभी में ज्ञान सर्किल वेंचर्स प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंट्रीब्यूटर्स है जो उद्यमियों के नवाचार और स्टार्टअप्स के विकास के लिए निवेश इन्वेस्टमेंट बुनियादी ढांचे, ठीक है, और परामर्श द्वारा सहायता प्रदान करेंगे। और दूसरा क्या है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था ने श्री सिटी चित्तूर में जो आंध्र प्रदेश का नेतृत्व में कार्य करेगा, आंध्र प्रदेश के नेतृत्व में वो कार्य करेगा। इसका वित्त पोषण प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पीओपी के बारे में पूछा गया है। देखिए पहला कथन क्या है कि ये पर्यावरण में स्थायी रूप से बन रहे वाले रासायनिक पदार्थ हैं। और दूसरा क्या है कि खाद्य श्रृंखलाओं में ऊपर जाने पर इनकी सांद्रता में वृद्धि होती है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। केवल एक, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो बताए इसका दोनों के दोनों आंसर सही है। आइए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। क्या पूछा गया है कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, पहले तो फुल फॉर्म क्या है कि पर्सिएंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पीओपी कैसा है, एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, जो पर्यावरण में स्थायी रूप से बने रहते हैं, पर्यावरण में होते हैं, ठीक है, स्थायी रूप से। अब कहां से आते हैं, मतलब खाद्य जाल के माध्यम से जैव संचित होते हैं। खाद्य जाल, फूड चेन, ठीक है, इनके माध्यम से एनवायरमेंट में आते हैं। उससे हमारे मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का खतरा उत्पन्न करते हैं, इसलिए पहला कथन सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि कृषि रसायन एवं औद्योगिक रसायन, जो कृषि द्वारा जो रसायन और औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन मतलब बोलते हैं ना डीडीटी, जो दवा, फिर पेस्टिसाइड्स, ये सब पोटास, ये सब यूज करते हैं ना, तो कृषि रसायन केमिकल। और औद्योगिक रसायन जो कचरा औद्योगिक या जो बोलते हैं ना कि लास्ट में जो बचता है उसको निकाल देते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होता है वो औद्योगिक रंग वगैरह। ठीक है, अब क्या है पूरा मामला, कृषि रसायन एवं औद्योगिक रसायनों का अनुचित उपयोग या फिर निपटान, अति उच्च तापमान और दहन प्रक्रिया, अति उच्च तापमान और दहन प्रक्रिया। और तीसरा कि औद्योगिक प्रक्रियाओं अथवा दहन से उत्पन्न अवांछित उप उत्पादन आदि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक के स्रोत है। उच्च तापमान और दहन प्रक्रिया होती है औद्योगिक प्रक्रिया,
अथवा उसके दहन से उत्पन्न, ठीक है। फिर कहाँ से, कृषि रसायन, उसके औद्योगिक रसायन। तो ये सब कार्बनिक प्रदूषक के स्रोत हैं, जहां से कार्बन उत्पन्न होता है, ये उसके स्रोत है, ठीक है। अब क्या है कि खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर जीव जंतु जैसे मछली, शिकारी पक्षी, स्तनधारी, मानव, इन रसायनों की सांद्रता सर्वाधिक होती है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर इनकी सांद्रता में भी वृद्धि होती है। मतलब इनकी सांद्रता में वृद्धि होती है, बढ़ते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब वैसे वैसे इनकी सांद्रता भी बढ़ती जाती है। अब ये देख लेते हैं इसका। देखिए ये है, देखिए ये आप देखिए फिगर, देखिए ये कोई फैक्ट्री है माने, तो वहां से जो मतलब पीओपी गया यहाँ पर, ठीक है। ये पानी में मिला, पानी में मछली ने खाया, फिर यहाँ ये देखिए नल नल का पानी है, तो पिएंगे तो मनुष्य को भी नुकसान होगा। फिर क्या है कि ये पानी मतलब जो पिया उसका धुआं निकला ऊपर, ठीक है। बादल बने, बारिश हुई, तो मतलब वो भी कचरा फिर जमा होगा, फिर से पेड़ पत्ते हैं, देखिए गाय खाएगी तो उसको भी तकलीफ होगी। तो ऐसे ऐसा पूरा बोलते हैं ना चेन है, ठीक है। ठीक है, इस फिगर में आ जाइए। देखिए क्या है कि कंपाउंड्स कमिंग फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटी एंड फॉरेस्ट फायर्स, उसमें से कौन सा है, देखिए डायोक्सिन एंड डाइबेंजोफ्लुरांस। और दूसरा क्या है कि केमिकल यूज्ड इन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में जो केमिकल होते हैं ना, उसमें से कौन से पीओपी आते हैं, देखिए पॉलीकार्बोनेफिनाइल्स, પછી हेक्साक्लोरोबेंजीन, પછી ब्रोमिनेटेड कंपाउंड्स, फ्यूरोनाइड कंपाउंड्स, फिर बाय प्रोडक्ट्स, जो बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं फैक्ट्री में या फिर कारखाने में, तो बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम इंसिनरेशन, ठीक है, डाइऑक्सिन और फ्यूरांस। फिर क्या है कि केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स, तो बोला था ना दवाओं, डीडीटी, आल्ड्रीन, પછી डेड्रीन, एंड्रीन, પછી क्लोराडेन, हेप्टाक्लोर, ऐसे एक्सेट्रा। तो ये है, ठीक है। अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि टीआरपी के बारे में पूछा गया है। देखिए अभी चर्चा में है ना टीआरपी, जो मतलब रिपब्लिक टीवी, आज तक, फिर इंडिया टीवी, ये मतलब बहुत चर्चा में है टीआरपी के मुद्दे। क्या है कि इसका प्रयोग विपणन और विज्ञापन यानी कि एड्स एजेंसियों द्वारा दर्शकों की संख्या के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। और दूसरा क्या है कि बार्क जैसी एजेंसी किसी भी टीवी शो की टीआरपी मापती है, यानी कि इसकी टीआरपी टीवी के कौन मापता है, बार्क, पूछा गया है, ठीक है। तो दर्शकों की संख्या, कौन तो के प्रयोग, विपणन और विज्ञापन एजेंसी, मूल्यांकन, क्या दोनों कथन सही है, क्या फिर पहला दूसरा, या तो कोई भी नहीं, ये दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए अब क्या है मामला कि मुंबई पुलिस ने 3 टेलीविजन चैनलों पर, मैंने बोला ना तीनों, देखिए टीआरपी में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। अच्छी बात नहीं है, मतलब उसमें क्या बोला था कि एक फैमिली को मतलब घर पे पैसे 400-500 दे जाकर टीआरपी लेते हैं कि आप हमारी चैनल ही मतलब अपने टीवी में चालू रखिए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, ठीक है। तो पैसे देकर, ये तो गलत बात है ना। देखिए ट्रांसपेरेंसी भी नाम की चीज होनी चाहिए, ऐसे नहीं मतलब टीआरपी कैसे भी आप अचीव कर लो, ठीक है, ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। ठीक है, टारगेट रेटिंग पॉइंट, टीआरपी को टेलीविजन रेटिंग पॉइंट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग और विपणन और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा दर्शकों की संख्या के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो पहला कथन सही हो गया। ठीक है, टीआरपी क्या बताता है कि समय के अंतराल में कितने दर्शक किसी विशेष टीवी शो को देख रहे हैं, किसी विशेष टीवी शो को देख रहे हैं। देखिए देखिए जैसे कि द कपिल शर्मा शो, फिर बिग बॉस आता है, वो डांस इंडिया डांस, मतलब आप
इस टीवी शो को कितने घंटे चैनल को देखते रहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा होगा तो टीआरपी ऊंची जाएगी। तो ऐसे ठीक है, टीआरपी में क्या है कि हम लोगों को पसंद और चैनल या शो की लोकप्रियता को बताता है। इसी से डिसाइड होता है कि ये चैनल या फिर ये शो फेमस है। ठीक है, देखिए टीआरपी को मापने के लिए कुछ जगह पर पीपल्स मीटर लगाए जाते हैं। ये एक प्रकार का मीटर होता है, बॉक्स होता है, जिसे भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इंटाम और बार्क जैसी एजेंसी इसको टीआरपी को मापती है। ठीक है, देखिए ये है वो मीटर, पीपल्स मीटर जो मैंने बोला था ना। देखिए हाउ इट इज कैलकुलेटेड। देखिए डिवाइस कॉल्ड पीपल्स मीटर, इट्स अटैच्ड टू द टीवी सेट्स इन a few thousands viewers house for calculating these। ठीक है, आप समझ गए। पीपल्स मीटर है वो अटैच टीवी सेट, टीवी में अटैच किया जाता है। फ्यू थाउजेंड व्यूअर्स मतलब 1000 लोगों के जो टीवी होते हैं उन लोगों के बीच में ये उसकी कैलकुलेशन करता है। दिस नंबर्स आर ट्रीटेड एज सैंपल। ठीक है, सैंपल लिया जाता है, एक सैंपल ही एक प्रकार का, उसे भी मापा जाता है। ठीक है, दिस मीटर एक्चुअली रिकॉर्ड्स द टाइम। क्या रिकॉर्ड करता है ये मीटर? टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति ऑफ प्रोग्राम दैट ए व्यूअर वॉचेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक दिन में वो आदमी कितने समय तक उस चैनल को देखता है, तो उसके लिए लगाया जाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है कि विदेशी नागरिकों के लिए न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि यह न्यायाधिकरण निर्धारित करेगा कि भारत में अवैध रूप से निवासित कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं, कि यह डिसाइड करेगा न्यायाधिकरण। दूसरा क्या है कि न्यायाधिकरणों का गठन केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। देखिए दूसरा कथन गलत है। भाई ये देखते हैं, देखिए भारत में अवैध रूप से निवासित कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं, इसका पता करने के लिए 1964 में केंद्र सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों के लिए न्यायाधिकरण आदेश 1964 लाया गया था। ठीक है, विदेशी नागरिकों के लिए न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है। होम मिनिस्ट्री द्वारा विदेशी नागरिकों के लिए न्यायाधिकरण का आदेश 1964 में संशोधन कर सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को न्यायाधिकरण यानी कि जो उसको न्यायाधिकरण को अर्ध न्यायिक निकाय बोलते हैं, उसकी स्थापना का अधिकार दिया गया है, केवल केंद्र सरकार को नहीं है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत हो गया ना। इससे पहले न्यायाधिकरणों का गठन करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को थी। ठीक है, इससे पहले थी, अब नहीं है, संशोधन कर दिया इसलिए। देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के बारे में पूछा गया है। तो क्या ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? दूसरा क्या है कि इस आयोग में न्यूनतम 2 महिला सदस्य होनी चाहिए। तीसरा अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को 3 वर्ष लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। चौथा क्या है कि उपयुक्त सभी यानी कि सबके सब कथन सही है। तो बताइए क्या आंसर सही होगा? एनसीपीसीआर सबके सब कथन सही है। देखिए एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2007 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब क्या है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। पहला कथन सही हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र, भारत के संविधान में निहित, जो भारत के संविधान में बाल अधिकार के बारे में जो लिखा गया है उसका दृष्टिकोण और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुरूप है, ये सब उसकी देखभाल करना है। ठीक है,
अब कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, यानी कि टोटल 7, जिसमें न्यूनतम 2 महिला तो होनी ही चाहिए। देखिए, अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष और सदस्य के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में पूछा गया है कि इस कथन के बारे में विचार कीजिए। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई योजना को वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी। दूसरा क्या है कि यह केवल एक आपातकालीन उपाय है, इमरजेंसी उपाय के रूप में कार्य नहीं करती है, बल्कि इससे वर्ष पर अपनाई जाने वाली कार्यवाही भी शामिल है। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन लगेगा, पर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं तो बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। देखिए, आंसर क्या है? पहला कथन ही सही है। देखिए, अपग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित की गई। ठीक है, जिससे पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है उसको रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया था ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है। अब क्या है कि इस कार्य योजना में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक वाहन, ठीक है, और दहन उत्सर्जन, औद्योगिक वाहन और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए वर्ष भर अपनाई जाने वाली कार्यवाही शामिल नहीं है। तो दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है। और यह केवल एक आपातकालीन उपाय के रूप में ही कार्य करता है, यानी कि पूरे वर्ष इसका यूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिसाइल है। देखिए, क्या ये एक विकिरण रोधी मिसाइल है जिसके डीआरडीओ द्वारा बनाया गया था और वायु से सतह पर एयर टू सरफेस से मार करने वाली मिसाइल है। तो कौन सा कथन सही है? एक को दो यहीं, एक को नहीं, तो बहुत आसान है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए, हाल ही में विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम को सुखोई 13 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। सुखोई 13 में जो रुद्रम मिसाइल है उसका परीक्षण हुआ था। देखिए, इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। सही हो गया। अब इसकी मारक क्षमता कितनी है? 100 से 150 किलोमीटर के बीच में ये सामने वाली मिसाइल को या कुछ भी उसके टारगेट हो उसको मार सकती है। रूस के सहयोग से निर्मित सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के बाद डीआरडीओ द्वारा विकसित यह प्रथम स्वदेशी वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं ध्यान से। देखिए, रूस के सहयोग से निर्मित सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, रूस के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, उसके बाद कौन सी के डीआरडीओ द्वारा विकसित, डीआरडीओ द्वारा बनाई गई प्रथम स्वदेशी अपनी भारत की वायु से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। ठीक है। देखिए, ये रही, ये है ना, ये रुद्रम मिसाइल है। ठीक है। तो बस ये रहा आज का डिस्कशन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए थोड़ा सा भी आपको लगे कि आपको मतलब एग्जाम के लिए काम आ सकता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।